साथी लोग जो जयपुर के साथी लोग आए, दिल्ली से भी लोग आए, सबको मेरा नमस्कार। और जैसे हम मजदूर किसान संगठन में कहते हैं, जिंदाबाद आप सबको मेरी तरफ से। मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ एमएन रॉय, तो मेरे से आपके अपेक्षा करेंगे ना तो मैं हिस्ट्री की स्कॉलर हूँ, नाम है एमएन रॉय की स्कॉलर हूँ। मगर एमएन रॉय का नाम मेरे बचपन से मैं सुनती आ रही हूँ। हम लोग जो हो गए हो चुके हैं वो ये है कि 1, 2, 3 पीढ़ी आज़ादी के बाद स्कूल से नहीं सीखी, जो कोई स्कॉलरशिप से नहीं सीखी, कोई एकेडमिया से नहीं सीखी, अगर साधारण वातावरण में माँ बाप के साथ अपने लोग घर आते थे, उनसे कहानियाँ सुन के मेरी पूरी पीढ़ी इतिहास को समझी, राजनीतिक इतिहास को भी समझी। और इसलिए शायद मुझे एमएन रॉय का नाम काफ़ी सुनने में आया। मेरे पिताजी जो वकील थे और भी बहुत कुछ थे, मगर वकील भी थे, और उनके मुंह से मैंने कई बार एमएन रॉय का नाम सुना। तो एक जिज्ञासा जन्मा मेरे में कि ये है कौन। तो बहुत कुछ तो नहीं पढ़ पाई क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और मेरी ज़िंदगी में आ गई, मगर कुछ अब तक पढ़ती रही है। मेरा ज़िंदगी भी ऐसा है कि जो एक एक्टिविस्ट के जीवन में पढ़ने का बहुत कम समय मिलता है, स्कॉलरशिप के लिए तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है, क्योंकि स्कॉलरशिप में डिमांड करता है हमसे कि हम लोग लगे एकदम क्रमबद्ध तरीके से बैठे रहें और कुछ स्कॉलरशिप में हम लोग कुछ हासिल करें। वो मेरा सौभाग्य नहीं रहा है, मगर मैं एमएन रॉय को पढ़ी। मैं आज ये आपके सामने ये मेरे व्यक्तिगत रूप से एमएन रॉय के साथ किताबों द्वारा, कहानियों द्वारा, इतिहास द्वारा, मेरे साथियों से बातचीत करते हुए, मेरे एक साथी है निखिल डे, उनके दादाजी एमएन रॉय के बहुत घनिष्ठ दोस्त थे और उनके घर में जो कहानियाँ हैं वो सुनी हूँ। एमएन रॉय मेरे निखिल के पिताजी और राव जी के लोकल गार्डियन होते थे। रूम स्कूल में नहीं पढ़े, देहरादून में उनके लोकल गार्डियन थे, वहाँ पढ़ते थे वो। तो कहानियाँ तो खूब सुनी हूँ मैंने रॉय के बारे में। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ऐसा औपचारिक रिश्ता भी है, और कुछ मेरे एक जैसे बचपन की कहानियों में जिनके हम किस्सा सुनते हैं वो भूलते नहीं हैं। जैसे महात्मा गांधी की सुनी, जैसे मैं अम्बेडकर की सुनी, जैसे मैं बहुत सारे लोगों की सुनी, वैसे मैं एमएन रॉय की कहानियाँ। बाद में मैं बहुत दिन बाद मेक्सिको जाने का मौका मिला, तो मेक्सिको में मैं प्रयास करी मैं वहाँ जाऊँ जहाँ एमएन रॉय का ठिकाना था, कि लोग को याद करते हैं या नहीं करते हैं, कैसे लोग हैं, उसके लिए भी मैं गई। मैंने कहा आप तो देयर वाज अ ग्रेट इंडियन हू केम एंड लिव्ड इन मेक्सिको एंड ऑर्गेनाइज्ड योर डेथ, यू नो अबाउट इट। तो वहाँ पे कुछ लोग, बहुत चंद लोग जानते हैं, बाकी ज़्यादा लोग भी गए। फिर भी उन लोगों को ढूंढी और वहाँ पे मेरी बातचीत हुई। तो एमएन रॉय को इज ए ल्यूमिनरी इन माय इमेजिनेशन। वो कहीं एक ढांचे में फिक्स नहीं है। ही इज अ थिंकर, बहुत थिंकर, ही वाज अ विजनरी, एंड वो बहुत अच्छे तरीके से मेरे दिमाग में इसलिए भी फिट हुए क्योंकि मैं मजदूरों के बीच में काम करती आई हूँ और उनकी जिक्र और उनकी याद बार बार होता आया है। मैं फिर से कहूँगी कि मैं स्कॉलर नहीं हूँ, इसलिए मैं रेडिकल ह्यूमनिज्म के बारे में बात करूँगी तो बिल्कुल सड़क पे जाने वाले इंसान या ऐसे ही आम इंसान के रूप से बात करूँगी। तो मेरे से अपेक्षा ना करें कि मैं थियोरेटिकली आपको कुछ नई चीज़ आज बता के जाऊँगी, मगर एक थियोरी तो आएगा इसमें से, वो प्रैक्टिस से आएगा। हमारा एक तर्क रहा है कि भारत में क्योंकि हम लोग थियोरी को और प्रैक्टिस को इतने अलग अलग कर चुके हैं, हमारी थियोरी ना मजबूत हो रही है, ना हमारा प्रैक्टिस का कोई नतीजा निकल रहा है। हमारा मजदूर किसान शक्ति संगठन का और लोकतंत्र शाला का समझना ये है कि जब आप मजदूरों के मन से, दिमाग से, महिलाओं के मन दिमाग से, दलितों के मन दिमाग से एक इतिहास की और एक विकास की परिभाषा सब देंगे, तभी एक नई क्रांति आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। एक तो हमारे मन में बहुत ठोस भरा हुआ है। Let me break it in English. आप सबको अंग्रेजी की समझ में आती है? Can I speak a bit in English? Yes, sir. I speak both in English and in Hindi. आजकल मैं बहुत ज़्यादा हिंदी, यहाँ पे मैं कभी अंग्रेजी बोली नहीं, मगर अब फिलहाल मैं तमिलनाडु की हूँ, तो मुझे लगने लग गया है कि कहीं ना कहीं अंग्रेजी बोलने में कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर अंग्रेजी, हिंदी भाषी भी थोड़ा अंग्रेजी सुन लें, हमें बार बार हिंदी सुनना पड़ता
आप अंग्रेजी क्यों नहीं सुन सकते? कभी ना कभी सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, ये भी मैंने एक राजनीतिक मुद्दा है और इसलिए मैं थोड़ा सा अंग्रेजी में भी बोलूँगी। जैसे मैंने समझ जी को भी बताया और मेरे दोस्तों को भी बताया कि मेरा जो हिंदी है, हिंदी मजदूरों की हिंदी है, मेरी राजनीतिक हिंदी मजदूरों की हिंदी है। तो वो हिंदी में जो मजदूरों के मुद्दे हैं, उनकी नीति निर्धारण के मुद्दे हैं, उनकी समस्याओं के, उसमें जो सब मैं हिंदी सारे शब्द जानती हूँ। मगर मुझे आप एमएन रॉय के बारे में केवल हिंदी में कहेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। मैंने ममता को भी कहा था मैं अटक जाऊँगी अर्थ हिंदी में अनुवाद कर रहे क्योंकि मेरे पास वो शब्द नहीं है। रैडिकल ह्यूमनिज्म को मैं कैसे हिंदी में परिवर्तित करूँ? इम्पॉसिबल। क्योंकि रैडिकल ह्यूमनिज्म अपने आप में ऐसा एक फ्रेज है जिसमें एक हिस्ट्री है उसके से, और वो बहुत पावरफुल फ्रेज है। तो हिंदी में मैं क्या कहूँगी मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो आज मेरा जो मैं आपके साथ चर्चा करने आई हूँ, मैं भाषण देने के लिए बिल्कुल भी नहीं आई हूँ। मैं आपसे एक चर्चा शुरू करने के लिए आई हूँ क्योंकि ऐसी चर्चाएं हमारे देश में हो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आपको आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने मुझे बुलाया है। The context of political thought, everything is in the context of political thought. राजनीति के परिप्रेक्ष्य में ये सारे कुछ उभरता है और उस समय की राजनीति से परिप्रेक्ष्य में उभरता है। अब अपने देश को देखिए, दुनिया को देखिए, हमारे सब वर्ग का कॉम्पोजिशन जो है, कास्ट कॉम्पोजिशन है, बिल्कुल बदल गया है। अब मैं कोई ये मूर्खता करूँ कि सोचूं कि वही क्लास कॉम्पोजिशन है इंडिया की या वर्ल्ड की जो था एट द टाइम ऑफ रॉय, इट इज टोटली डॉक्टर बाय द वे आई आल्सो अवॉइड नॉट अ रिलेशन, मगर बट नॉट अ रिलेशन। तो मैं कह रही हूँ कि वी ऑल डिड नॉट थिंक ऑफ changing the context, whether it's Marx, whether it's Evan Roy, whether it's any older thing like Mahatma Gandhi, the context of life has changed. पूरा सोशल फैब्रिक में बदलाव आ रहा है। तो अब हम लोग बात करेंगे तो what is radical humanism today is very different from what radical humanism was when he conceived of it. होना ही चाहिए, नहीं तो there is a problem. आपने कोट किया, मेरा कोटेशन मैं भी कोट करने वाली थी, कि आपने कहा कि रेवोल्यूशन एक नहीं होता है। एवन रॉय ने कहा रेवोल्यूशन क्या है और कौन है रेवोल्यूशन? उसमें उन्होंने कहा कि रेवोल्यूशन वो होता है जो बदलाव के लिए सोचता है और इस दुनिया को अच्छा करने के लिए सोचता है, सोचती है, और कोई ये सोचते हैं कि कोई ऊपर से कोई महापुरुष ने आके नहीं किया, लोगों ने किया, ह्यूमन एफर्ट से हुआ। इसलिए रेवोल्यूशनरी का ज़्यादा ये सोच और समझ है कि एक बार हम लोग दुनिया को बनाए हैं तो हम वापस भी बना सकते हैं, और ये प्रोसेस ऑफ मेकिंग द वर्ल्ड टेक्स प्लेस ऑफ नेसेसिटी। जैसे ये साइंटिफिक फैक्ट है कि हर चीज़ टूटेगा तो वापस बनेगा, और मैं आप लोगों को इसलिए कहना चाहती हूँ, हमारे देश में आज बहुत हताश होकर हम लोग बैठे हैं कि वापस पुनः कुछ नहीं बनेगा, बनेगा और बनाना पड़ेगा। ऐसे बहुत बड़ी सीख है, इसको हमें ले जाना चाहिए और उसके ऊपर बिल्ड करना चाहिए। ये भी कहते हैं कि विदाउट साइंटिफिक नॉलेज एक रेवोल्यूशन का रूप नहीं हो सकता है। इनके भाषा में साइंटिफिक, मेरी भाषा में साइंटिफिक वाली तार्किक, और ये तार्किक भाषा से ही एक नया दुनिया रचा सकते हैं। और इसमें पूरा एक इंडिकेशन है कि हम परंपरा में रूढ़ी, परंपरा में धर्म से लेके संप्रदाय से लेके हम जो मानते हैं वो मान्यताएं हैं, वही रुकेंगे और हमारे साथ रहेंगे जो एक विज्ञान के आधारित या तर्क के आधारित दिखेगा, बाकी सबको हमें छोड़ना पड़ेगा। इसके बारे में राधा कृष्ण भी जब संविधान बनाए थे उन्होंने कहा था कि ये देश जब तक उस रूढ़िवाद को परे करके संविधान के तहत नहीं चलेगा, ये देश टूटेगा। तो हमारे देश, आप मेरे देश के, मैं आपके देश की, मैं क्या बताऊँ उसके बारे में, जानते नहीं उसके बारे में। उनका कहना है कि जब भगवान को ही हम ही बनाते हैं, कोई भगवान का खुदा ऊपर से कोई उतर के आता नहीं, उसका वेशभूषा, उसका चेहरा, उसकी कहानियाँ, उसका रूप। अब मैं यही बताऊँ कि इंडिया में क्राइस्ट काले हैं और कहीं और के क्राइस्ट गोरे हैं, कहीं तो मदर मेरी वो बिल्कुल कॉकेशियन फेस की है, कहीं तो चाइनीज फेस लेके बैठती है। तो हम ही बनाते हैं भगवान को, और भगवान को हम ही बनाते हैं, तो हम हर चीज़ को वापस बना सकते हैं। वापस वो कहते हैं, पर वो कहते हैं हमारा एक कर्तव्य है कि जो गलत